बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कब्बो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, एनएमडी कैट केमिस्ट्री में आज हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो है लिक्विड्स। अब लिक्विड्स में सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जैसे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को पढ़ा वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में आप कहेंगे कि लिक्विड जो है ना, दे हैव definite volume but indefinite shape। क्या मतलब इनडेफिनेट शेप? इनडेफिनेट शेप का मतलब है कि लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालेंगे इसकी शेप उस कंटेनर जैसी होगी। वाटर को ले लें, वाटर को अगर आप बीकर में लेंगे दैट लुक्स लाइक अ बीकर, आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे वो टेस्ट ट्यूब जैसा नजर आएगा। आप जिस कंटेनर में उसको लेंगे वो वैसा ही दिखता है, यानी उसकी कोई अपनी शेप नहीं है। अच्छा, कलर और शेप को मिक्स नहीं करना। कलर, लिक्विड का कलर और बात है, लिक्विड की शेप, लिक्विड की कोई अपनी प्रॉपर शेप नहीं होती। कलर तो बाज लिक्विड के होते हैं, हाँ, वाटर इज अ कलरलेस, ये बातें। दूसरी बात आप कर लो इंटर मोलेकुलर फोर्सेस की। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, स्टूडेंट, हम तीन टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, नेग्लिजिबल, सिग्निफिकेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। गैसेस में हमने क्या कहा कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। लिक्विड हम क्या कह रहे हैं? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट। और मैं जब सॉलिड में जाऊंगा तो मैं कहूंगा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, वहां स्ट्रॉन्ग है। फिर आप बात कर लें, अब मैं टाइम सेव करना चाहता हूं, आप ना डिफ्यूजन की बात कर लें कि अगर आप देखेंगे ना, आप इंक दैट इज अ लिक्विड, वाटर दैट्स अ डिजोल्व, व्हेन यू ऐड अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर दैट डिफ्यूजेस इन द वाटर। इसका मतलब है गैसेस की तरह लिक्विड में भी डिफ्यूजन होती है, और डिफ्यूजन के लिए दो चीजें लाजमी है ना, देयर मस्ट बी कोलिजन एंड देयर मस्ट बी द स्पेस, इंटरमोलेकुलर स्पेस। हाँ, डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड दैट इज लेस देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इन गैसेस। तो डिफ्यूजन होती है, मैंने एग्जांपल किसकी दी? मैंने इंक इन वाटर की बात की है, और मैंने डिफ्यूजन के लिए दो लाजमी कंडीशन बताई है। डिफ्यूजन इज पॉसिबल ड्यू टू कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कोलिजन से डिफ्यूजन होती है, और देयर मस्ट बी इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस। हम कहते हैं ना कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होती, वजह उनमें इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस नहीं होता। डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें है? गैसेस में है। स्टूडेंट, इसके बाद एक और पॉइंट भी है, वो है कंप्रेसिबिलिटी। अब ना जरा एक पॉइंट को मैं जनरल गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर मैं जनरल गुफ्तगू करूं तो इसमें वेरी क्लियर, गैसेस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस होती है, लिहाजा यू कैन इजीली कंप्रेस गैसेस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब लिक्विड्स में और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोज इन, बहुत करीब होते हैं। चले, लिक्विड में थोड़ी बहुत मॉलिक्यूल्स में स्पेस होती है, लेकिन फिर भी आप आसानी से लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको नहीं देख सकते। स्टूडेंट, एक और भी चीज मैं आपको बताऊं कि लिक्विड्स आर लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। जमीन पर सबसे कम लिक्विड ही होता है, इसकी जो मैटर की जो लिक्विड रेंज है वो कम होती है। ये कुछ बातें, इसके साथ और भी आप चीजों को पढ़ लीजिएगा। जिस तरह आपने केएमटी ऑफ गैसेस पढ़ी है ना, सिमिलरली वी हैव द केएमटी ऑफ लिक्विड्स। ये लिक्विड्स की काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी है, उसको भी आप एक दफा रीड आउट करें, ये थोड़ा सा आइडिया देता है। हम पीएमसी के दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इंटर का मतलब होता है बिटवीन के दरमियान। इंटरमोलेकुलर, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं उन्हें इंटर। हियर वी हैव द इंट्रा मीन विदिन, के अंदर, वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती हैं, मैं वाटर की एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, H
OH, ये लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन पर दो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। वी हैव अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ये लोन पेयर उसी तरह, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, ये वाली अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है। जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाए उसे क्या कहते हैं? इंटरमोलेकुलर फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन इंटरमोलेकुलर फोर्स। अब दूसरी तरफ आओ, आपके पास ना ये है HOH, दिस वन इज अ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल में ये जो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं ना, दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड जब भी लफ्ज आता है ना, बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, बॉन्ड का मतलब है कशिश, अट्रैक्शन। तो कोवलेंट बॉन्ड, अट्रैक्शन। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड जिसे मैंने कहा, ये मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड ये ऐसी मोलेकुलर फोर्स है जो मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है। तो इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड इज एन इंट्रा एंड दिस वन इज इंटर। ये दोनों अल्फाज जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज है ना, उसमें आपके पास आयन डाइपोल फोर्स है, इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपके पास DDF है, डाइपोल फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये मैंने 5 लिखी हैं, दीज आर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ये 5 इंटर में यू में से कोवलेंट बॉन्ड you have coordinate covalent bond, you have ionic bond, और कुछ लोग कहते हैं you can include the metallic bond also, इसको भी वो कहते हैं शामिल कर लो। अच्छा, ये जो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस है ना, ये हैं ये वाले। अब मैं ना 3-4 बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली बात, ये जो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये वीक हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। मैं एक आपको, यानी ये कंपैरेटिवली वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस और ये कंपैरेटिवली जो है ये स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, जरा फर्क देखना। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कोवलेंट बॉन्ड के साथ कंपेयर करो तो कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ये मेरी बात है, ये MCQ है। यानी मैंने क्या कहा कि कोवलेंट बॉन्ड इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन H बॉन्ड, या यू में से H बॉन्डिंग इज 20 टाइम्स वीकर देन। अब जरा इस बात को जरा देखना, ये आपके पास क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला। ये क्या है? ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड, आप ना बीकर में कोवलेंट बॉन्ड, आप बीकर में वाटर को ले ले। अब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और वाटर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी है। अब उसको हीट करें। जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 100, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा 100 पे। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू है। आप उन वेपर्स को हीट करते जाओ 100, 200, 300, 400, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और जब ये वेपर्स की फॉर्म में जाते हैं ना, तो वो एक मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं, तो वेपर्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में फिलहाल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए हुए। अच्छा, अब उनको हीट करते जाए। एक वक्त आएगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये बॉन्ड टूट गया 100 डिग्री या इससे थोड़ा सा ज्यादा पे, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। अच्छा, ये आपके पास एक
अब ना मैं एक और भी छोटी सी बात बताता चलो, हमारी जो डिस्कशन है वो ज्यादातर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे रही। मैंने आपको ये 5 इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बताई, ये पांचों इनसे वीक है, लेकिन मैं इन पांचों को अब इन पांचों में कंपैरिजन करना चाहता हूं, इनमें कौन सी वेरी स्ट्रॉन्ग है। मैं एक बात बताते चलूं, बाज लोग आयन डाइपोल फोर्सेस इनको इंटर में शामिल नहीं करते, मैंने कर दिया, आप इसको करें। इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होगी? इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो आयन डाइपोल फोर्स ही है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद डाइपोल फोर्स, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और इनमें जो वीकेस्ट अमंग दीज दैट इज अ लंडन डिस्पर्स फोर्स। ये जो मैंने आपके सामने बात की है ना, ये मैंने आपको जनरल ट्रेंड बताया, जनरल। इसका मतलब है कि कहीं स्पेसिफिक वे में ये ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, हां होता है, वो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक स्टूडेंट एक लफ्ज है स्टेट और एक लफ्ज है नेचर। मैं कहता हूं स्टेट ऑफ मैटर। क्या मतलब स्टेट ऑफ मैटर? स्टेट ऑफ मैटर से मुराद है क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है। तो स्टेट ऑफ मैटर इट इज डिसाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अभी मैंने आपसे कहा ना कि हम जब लिक्विड, मैं 3 लफ्ज बोले थे मैंने यहां पे, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस मैंने कहा नेग्लिजिबल, सिग्निफिकेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। जो गैसेस जो हैं उनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं, लिक्विड में सिग्निफिकेंट है, और सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, नेचर से क्या मुराद है? नेचर से मुराद है क्या वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, क्या वो कोवलेंट कंपाउंड है, क्या वो कॉम्प्लेक्स है, क्या वो मेटल है। इसका फैसला उसमें पाई जाने वाली इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस करती है। तीसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है स्टूडेंट, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न्ड विद इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न्ड विद इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, heat of molar heat of vaporization, molar heat of sublimation, all these are physical properties. Chemical properties, reduction, oxidation, combustion, displacement, double displacement, ये सारी chemical properties है। तो chemical properties इंट्रा के साथ कंसर्न है और physical properties उनके साथ। आखिरी पॉइंट क्या है कि ये जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है ना, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। नो कंसर्न विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये तो दे आर कंसर्न विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट, ये मैंने आपको कुछ आइडियाज दिए। ये अब ना जब हम पढ़ते हैं ना ये वाला यूनिट, यानी यूनिट 4 लिक्विड वाला, उसमें हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इनको एड्रेस करेंगे, और जब हम यूनिट 10 पढ़ेंगे ना केमिकल बॉन्डिंग वाला, उसमें हम इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस को वहां जाके एड्रेस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। स्टूडेंट, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में मैं आपको 4 इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पढ़ाऊंगा। उसमें सबसे पहले हम डाइपोल फोर्सेस की बात करते हैं। नंबर वन पे मेरे पास है डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस। मैं दोबारा अपनी बात करना आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, चीजों को पढ़ना नहीं है, खुदारा सीखना है। ये जितनी मैं बातें बताऊंगी इनको रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ सीखो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको कैसे चीजें याद रखने का कि आपको ये याद रहे और एग्जाम में आप इसको रिपीट। एक और भी मैं आपको बात बताते चलूं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना एंटी टेस्ट में, वो ये है कि हम बच्चे को एफएससी से एंटी टेस्ट पे लाना चाहते हैं। पहली बात यही हमारी सारी तगोदा होती है कि बच्चा वो एफएससी उसकी साइकी से निकलकर एंटी टेस्ट को समझे कि इसमें नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे है और उसकी साइकी ऑफ पेपर कैसे है, उसका पेपर पैटर्न कैसे है, उसका प्रेपरेशन जो है वो मेथोडोलॉजी कैसी होनी चाहिए, ये हम बच्चों को बताते हैं।
सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, जो आपको ये मेरी बात समझने में वक्त लगेगा, और वो बड़ा क्या है, आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाती है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी, लेकिन जब वो एमसीक्यू आएगा तो उस कॉन्सेप्ट को उस एमसीक्यू पे अप्लाई कैसे करना है वो आपको समझ नहीं आती। जिस बच्चे को एमसीक्यू पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ जाए, क्या कहने, वो तो एक उस्ताद बन गया ना, वो तो इसका मतलब उसने तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया ना। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू पर अप्लाई कैसे करना है ये भी सीखो, यही तो एंटी टेस्ट है। जरा बातों को सुनना। डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस, पहले हम वर्ड जो है ना डाइपोल, डाइपोल, डाई मीन टू, पोल एंड सिरा किनारा, इसे कहते हैं डाइपोल। दिस मार्कर हैज टू पोल्स, दिस इज अ डाइपोल, ये वाला और ये, वी हैव टू पोल्स, हमारे पांव हमारा सर, वी हैव, अर्थ हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फुटबॉल या हॉकी का जो ग्राउंड है दैट हैज टू पोल, एक टीम का एक अपोजिट टीम का, पोल्स एंड सिरे किनारे, डाइपोल। अब केमिस्ट्री में डाइपोल क्या है स्टूडेंट, मेरे पास ना ये एक मॉलिक्यूल है HI, अगर मैं आपको उसकी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पिक्चर बना के दूं ना, इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर, ये इस तरह आता है। गौर से मेरी बात को सुनना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर क्या कुछ यूं आएगी, ये जो मैं बता रहा हूं डॉट से, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर आप H2 मॉलिक्यूल को देखें, ये H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल है, अगर आप H2 मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। बिल्कुल इसी तरह आप क्लोरीन की बात करो, ये क्लोरीन Cl2 आ गया, ये Cl2 है, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी गो के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज हाइड्रोजन के संदर्भ बड़ा है, लेकिन यहां भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो दैट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मैं आपके सामने बहुत सारे मॉलिक्यूल लिख देता हूं, ये सारे डाइएटॉमिक जो हैं, डाइएटॉमिक H2 है, Cl2 है, Br2 है, O2 है, N2 है, ये सारे के सारे क्या हैं, डाइएटॉमिक। आप ना CH4 की बात कर लो, CH4, CCl4 की बात कर लो, BF3 की बात कर लो। हम क्या कहते हैं कि अल्कीन्स आर नॉन पोलर। आप पूरी अल्केन फैमिली को CH4 के साथ साथ अल्केन फैमिली को ले लो, ये सारी की सारी एग्जांपल किन की है, नॉन पोलर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब एक और मॉलिक्यूल पे आए, वो मॉलिक्यूल है मेरे पास ये HCl। ये अगर आप इसका ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप पिक्चर देखें तो आपके पास ये इस तरह होगी, ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह होगी, ये इस तरह शो कर रहा होगा। ये क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इट इज मोर टुवर्ड्स क्लोरीन एंड लेस टुवर्ड हाइड्रोजन। जिधर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी उस साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जिधर ये कम होगी उधर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब है यूं इस मॉलिक्यूल पर दो पोल्स बन गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाइपोल, या ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अब एक बात ना ज़हन में रखनी है, जब मैंने लफ्ज पोलर यूज करना है तो उसके साथ मैंने मोल लिखना है, पोलर मॉलिक्यूल। जब मैंने पोलर लिखना है मॉलिक्यूल लिखना है, पोलर मॉलिक्यूल। HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जब हमने डाइपोल लिखना है, डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन डाइपोल के साथ आपने मॉलिक्यूल नहीं लिखना, यानी आप लिखेंगे HCl इज अ डाइपोल। अब ये नहीं कहेंगे कि HCl इज अ डाइपोल मॉलिक्यूल, ये गलत हो जाएगा। तो ये एक बात है, डाइपोल मीन पोलर मॉलिक्यूल। अब आपके पास है, मैं अब अगली बात की तरफ बढ़ता हूं। आपके पास ये एक HCl का मॉलिक्यूल, अब मैं ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो नहीं करूंगा, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक आपके पास डाइपोल बन गया। बिल्कुल इसी तरह एक आपके पास डाइपोल ये बन गया।
बिल्कुल इसी तरह एक आपके पास डाइपोल यानी पोलर मॉलिक्यूल ये आ गया, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये आपके पास 3 HCl के पोलर मॉलिक्यूल्स आ गए। अब होता क्या है कि इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड इसके पार्शियल नेगेटिव एंड के साथ अट्रैक्शन करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। बड़ी खूबसूरत बात, अगर इन दोनों के दरमियान ये जो अट्रैक्शन है, ये मैं खास बात कह रहा हूं, अगर इन दोनों के दरमियान ये जो अट्रैक्शन है ये 4 to 10, इसकी स्ट्रेंथ, इस अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ 4 to 10 किलो जाउल पर मोल की रेंज में हो, तो दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। अगर इन पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ इस रेंज के अंदर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी ये क्या पाई जाती है? ये डाइपोल डाइपोल फोर्स पाई जाती है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी इस रेंज के अंदर है। तो इन HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड इन HCl वी ऑब्जर्व द डाइपोल डाइपोल फोर्स। एक और बात, आप क्लोरोफॉर्म ले लें। क्लोरोफॉर्म स्टूडेंट, जो क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म आपने ना कुछ अल्फाज पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, आप CHF3 पढ़ते हैं, आप CHCl3 पढ़ते हैं, CHBr3 पढ़ते हैं एंड CHI3। ये 4, इसे कहते हैं फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। मैं इसमें इसकी बात करता हूं, CHCl3। ये जो CHCl3 है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है? इसमें ये कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन इस तरफ आ गए। अगर इसका मैं इस तरह इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मैप बनाऊं ना, तो इधर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी। वजह, इधर क्लोरीन एटम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लिहाजा क्लोरीन तमाम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ डिस्प्लेस कर जाएगी। इस साइड पर सारे का सारा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और ये साइड पे पार्शियल पॉजिटिव। ये 2 पोल्स क्रिएट होंगे। दिस वन इज अ पोलर मॉलिक्यूल, दिस वन इज अ डाइपोल। बिल्कुल इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल आप बनाएंगे, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये 3 क्लोरीन आ गए, सेम जो अभी मैंने गुफ्तगू की है, और इसके ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव आ गए। अब ये एक डाइपोल क्लोरोफॉर्म का, ये क्लोरोफॉर्म का दूसरा डाइपोल, इन दोनों के दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये जो मैंने अट्रैक्टिव फोर्स बनाई है ना, ये अट्रैक्टिव फोर्स अगर इस स्ट्रेंथ में होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्स। और ये इसी ही स्ट्रेंथ में। मैं एसीटोन की बात करता हूं। एसीटोन, ये मैंने क्लोरोफॉर्म की बात की, अब मैं एसीटोन की तरफ आता हूं। एसीटोन हमारे पास क्या है? एसीटोन हमारे पास है, एसीटोन भी हम इसे कहते हैं, एसीटोन हम इसे प्रोपानोन भी कहते हैं, प्रोपानोन हम इसे डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3, दिस वन इज एन एसीटोन। अब इसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा है, इट कैरी पार्शियल नेगेटिव व्हाइल दिस कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब ये एक एसीटोन का मॉलिक्यूल, एक और एसीटोन का मॉलिक्यूल लेंगे तो इसमें ये डाइपोल है, पोलर है, तो इसमें और उसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, वो क्या? पहली बात, डाइपोल डाइपोल फोर्स इट ऑपरेट्स इन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। दूसरी बात, नंबर 2, इट इज 1% एज इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड यानी ये कोवलेंट बॉन्ड का सिर्फ 1% है, कोवलेंट बॉन्ड से 99% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तो आपने पहले बात भी की है कि कोवलेंट एक इंट्रा है, ये इंटर है, तो इंट्रा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरी बात, तीसरा जो बात हम याद रखेंगे, मैं एक लफ्ज बोलता हूं, मैं कहता हूं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जिनका तल्लक हीट से है। मसलन आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है, आपके पास मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है, एंड सो ऑन। दीज आर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। इन किसी भी सब्सटेंस की जो पोलर है उनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का ताल्लुक स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से है, यानी जितनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतने उसमें इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा।
मैं कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, एंटिटीज को शेयर करने जा रहा हूं। देखो फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स दो में बातें करूंगा। पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा EN, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। ये मैं पहले गुफ्तगू आपसे करता हूं, मेरी बात को सुनना। मेरे पास ना ये HF है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये एक और HF है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इधर भी ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर ये लोन पेयर्स है, ठीक है। ये मेरे पास HCl है, HCl, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, हियर भी है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। HBr, पार्शियल नेगेटिव, और ये HBr आ गया, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। एंड वी हैव द HI, partial negative, partial positive, and here we have the HI, partial negative and partial positive. ये मैंने आपके सामने ना 4 हाइड्रोजन हिलाइड, इन्हें कहते हैं हाइड्रोजन हिलाइड। ये जो मैंने लिखे इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स, और इनको हम HX से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने चारों लिखे। अब जरा इनमें ना स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की तरफ आना। बेटा जी ये जो HF के 2 मॉलिक्यूल है ना, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, उसकी स्ट्रेंथ 40 किलो जाउल पर मोल है। इसका मतलब है ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये 10 से तो बहुत ज्यादा होगी, तो फिर ये तो डाइपोल फोर्स नहीं होगी, बिल्कुल ये नहीं है। दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो हमारी डिस्कशन से ही निकल गया। अब इनमें देखो, इनमें ना ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये डाइपोल फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है डाइपोल, ये अट्रैक्टिव फोर्स है डाइपोल। इसका मतलब है कि इन तीनों में DDF अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती है, डाइपोल फोर्सेस इसमें पाई जाती है। लेकिन एक बात है, अगर मैं ये जानना चाहूं कि इन तीनों में डाइपोल फोर्स उसकी स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्डेड एटम में ज्यादा होगा उसमें पोल्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और जिसमें पोल स्ट्रॉन्ग बनेंगे उसमें डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। अब हमने क्या करना है, हमने H और Cl, H और Br, H और I, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है, डेल्टा EN इसको देखना है। डेल्टा EN देखने के लिए आपको पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 है, क्लोरीन 3.0 है आमतौर पर, तो डेल्टा EN जो आपके पास आएगा वो 3 से 2.1 निकाल दें। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास 0.9 आ जाएगा, ये 2.8, 2.1, ये 0.7 आ जाएगा, ये 2.5, 2.1, ये 0.4 आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है उतने पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग बनते हैं और उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाएगा उतनी डाइपोल फोर्स वीक होती जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल फोर्स किस में है, तो आंसर है HCl में, और वीकेस्ट किस में है, HI। अब अगली बात, मैंने आपसे क्या कहा, अब जरा ट्विस्ट देखना। मैंने कहा कि इसमें डाइपोल फोर्स उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए क्योंकि यहां DDF स्ट्रॉन्ग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका कम और इसका कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता बड़ा क्या है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो फर्स्ट वन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट HCl का ये -85 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -67 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको पता है अगर नेगेटिव्स के साथ जितनी ये डिजिट बड़ा होगा उतनी वो वैल्यू छोटी होती है। इसका मतलब है इन तीनों में जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो HCl का है, जो सबसे ज्यादा है वो HI का है। अब ये हमारी बात को उलट हो गया, जिसमें डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जिसमें डाइपोल फोर्स उसकी स्ट्रेंथ कम है उसका ये तो हमारी बिल्कुल जो हमने पहले लॉजिक दी उसके खिलाफ है। क्या मतलब, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ हमारे समझने में हो रहा है, हम आधी बात कर रहे हैं, अगर हम मुकम्मल करें ना तो ये बात क्लियर हो जाए। इनमें ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अकेली डाइपोल फोर्स नहीं है, इनमें डाइपोल फोर्स के साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद हैं, और यहां पे डाइपोल फोर्स की बजाय
जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं उनका इफेक्ट ज्यादा है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है, इसका कम है, और इसका बहुत कम है। तो जिसमें मॉलिक्यूल का साइज बड़ा उसमें लंदन फोर्स स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब है कि नो डाउट इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स वीक है, लेकिन इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो ज्यादा इफेक्टिव है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट आया ना, ये सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से नहीं है, ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स का जो कंबाइन इफेक्ट है उसकी वजह से आया। तो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स यानी डीडीएफ और एलडीएफ, वो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती हैं, उसका ज्यादा इफेक्ट किसमें है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। और उन दोनों अट्रैक्टिव फोर्स उसका सबसे कम इफेक्ट किसमें है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये आपके पास, इनको आपने याद, यानी यहां से बात क्या क्लियर हुई, यहां से बात ये क्लियर हुई कि पोलर मॉलिक्यूल में सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी पाए जाते हैं। नंबर 2, दूसरी जो बात, दूसरा है इंटर मोलेकुलर डिस्टेंस। अगर मॉलिक्यूल करीब आते जाएंगे यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होता जाएगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ये दो HCl के मॉलिक्यूल हैं, जब ये बहुत दूर है, इनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। जैसे जैसे ये करीब होते जाएंगे इनके दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑपरेट कर रही है। पहले 4, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे जैसे करीब होते गए डाइपोल डाइपोल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती गई। तो जितना इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस कम होगा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी। स्टूडेंट, ऑल दिस इज अबाउट द फर्स्ट इंटरमोलेकुलर फोर्स, दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। स्टूडेंट, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, दीज आर आल्सो कॉल्ड डिबाय फोर्सेस। यहां पे दो लफ्ज, एक डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल, इन दोनों को हम देखना चाहते हैं। मैं आपको ना बुनियादी सी बात समझाता हूं। आपके पास ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ना आप HCl को लेते हैं, HCl, ये HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड इसे कहते हैं हम, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये गैस है, ये HCl का मॉलिक्यूल है, ये HCl का एक और मॉलिक्यूल है, ये HCl का एक और मॉलिक्यूल है, इस तरह के बहुत सारे। अब आप जानते हैं कि HCl जो है, ये अभी हमने बात की है कि इधर पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये एक डाइपोल है, डाइपोल, बल्कि मैं तो कहूंगा कि दिस इज अ परमानेंट डाइपोल, पक्का पक्का इसमें डाइपोल है, परमानेंट। अच्छा, ये HCl के मॉलिक्यूल है, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब आप इसके अंदर सिर्फ HCl गैस लेते हैं तो HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। अभी हमने पढ़ लिया। अब एक और काम करें, आप इसके अंदर एक और भी गैस ऐड करें, और वो जो अब आप गैस ऐड करें ना, दैट इज नियोन। नियोन एक नोबल गैस है। नियोन के ये नियोन का मॉलिक्यूल है, ये नियोन का मॉलिक्यूल, ये एक और मॉलिक्यूल, ये नियोन का एक और मॉलिक्यूल, ये और मॉलिक्यूल। नियोन जो है ना, अगर HCl एक पोलर है, ये पोलर गैस है HCl, नियोन जो है ना, दिस वन इज अ नॉन पोलर गैस, यानी इसके जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। अब होता क्या है, इस मॉलिक्यूल और इसके दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इस मॉलिक्यूल और इसके दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है ना, उसे हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। You have a mixture of polar and non-polar gases, और इस मिक्सचर में पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तीसरी बात क्या है, होता यह है कि जब HCl के मॉलिक्यूल के पास से नियोन का मॉलिक्यूल गुजरता है, HCl का पोलर मॉलिक्यूल, नियोन का नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो जब HCl के परमानेंट डाइपोल के पास से नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑफ नियोन पास करता है तो इसका पॉजिटिव एंड उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करता है, या अगर इधर से गुजर रहा है तो इसका पॉजिटिव, इसका ये क्लोराइड आयन, ये नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करता है, या अगर वो मॉलिक्यूल इधर से गुजर रहा है
तो इसका पॉजिटिव एंड उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। दोनों सूरतें में अगर ये रिपेल करे या ये उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करे, दोनों सूरतों में ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं रहता। अगर नहीं रहता तो ये कैसा बन जाता है, ये इस तरह का बन जाता है, ये मॉलिक्यूल इस तरह का बन जाता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर चला गया, इधर पार्शियल नेगेटिव, और न्यूक्लियस दूसरा हिस्सा वो इधर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पहले तो नॉन पोलर था, अब ये डाइपोल बन गया। नॉन पोलर जब डाइपोल बनता है ना, तो हम इसे कहते हैं, ये जो नया बना है इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस का मतलब है जिसे आप बाय फोर्स बनाते हैं, जिसे आप बदमाशी से, धक्काशाही से बनाते हैं। तो वो डाइपोल जो इस परमानेंट ने बाय फोर्स बनाया, नॉन पोलर को डाइपोल बनाया, उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इस परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, इसके दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये जितनी जो मैंने आपसे गुफ्तगू की ना, इसको सबसे पहले डिबाय ने इंट्रोड्यूस करवाया, लिहाजा उसके नाम पे हम इन फोर्सेस को डिबाय फोर्सेस भी कहते हैं। दो बातें, ये जो लफ्ज डिबाय है ना, डिबाय, इसको हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में दो जगहों पे पढ़ते हैं डिबाय को। एक अभी जो मैंने कहा कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, उनको हम डिबाय फोर्सेस कहते हैं। एक और बात, एक हम टर्म पढ़ते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल मूवमेंट की टर्म पढ़ते हैं। डाइपोल मूवमेंट के दो यूनिट्स होते हैं, एक एसआई यूनिट और एक इसका कॉमन यूनिट होता है। डाइपोल मूवमेंट का कॉमन यूनिट, बेटा जी ये जो डाइपोल मूवमेंट का जो कॉमन यूनिट है उसे हम कहते हैं डिबाय, डिबाय, और उसको कैपिटल डी से हम जाहिर करते हैं। तो डिबाय का लफ्ज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में दो जगहों पे आता है। अच्छा, एक आखिरी बात मैं अब वाला क्या कहूंगा, व्हेन यू हैव अ मिक्सचर ऑफ, ये बात नोट कर लेना, व्हेन यू हैव अ मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर गैसेस, there exist three types of intermolecular forces: dipole forces, London dispersion forces and dipole induced dipole forces. अब एंटीटेस क्या कहता है, एंटीटेस कहता है कि आपको यह बात याद रखनी है, क्या बोला कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट between a mixture between polar and non-polar molecules, इनके दरमियान ये पाई जाती है। अब हम नंबर 3 पे जाते हैं। नंबर 3 पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 3 पे वेरी इंपॉर्टेंट, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, LDF, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इनके दो और भी नाम है। हम इन्हें इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये भी हम इन्हें कहते हैं। हम इन्हें शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहते हैं, जो मर्जी। मैं ना 2-3 बातें आपके साथ करना चाहता हूं। वो बोला क्या, आप इस कंटेनर में कोई भी नॉन पोलर गैस ले लें। नॉन पोलर आपके पास कौन सी हैं, वो बेतहाशा हैं। आप ना नोबल गैसेस जिसे आप ग्रुप 8A कहते हैं, जिसमें हीलियम भी शामिल। आप हीलियम को ले लें, ये हीलियम के एटम्स हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात है, ये जो नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस यानी ग्रुप 8A, इन नोबल गैसेस भी कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, बहुत इनके नाम है। इसमें आपके पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये 6 हैं। अच्छा, ये जो नोबल गैसेस है ना, इनका मॉलिक्यूल एक एटम पर मुश्तमिल है। दो बातें याद रखनी है, एक इनको हम कहते हैं दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो, अब इसको लफ्ज को समझना, मोनोटॉमिक यानी इनका मॉलिक्यूल एक एटम पर मुश्तमिल है। अगर मैं He लिखता हूं ना, तो ये क्या है, ये एटम है, नहीं ये मॉलिक्यूल है। तो ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल, एक एटम को ही हमने मॉलिक्यूल। तो नोबल गैसेस के केस में जो एटम है वही, ये क्या है, हीलियम के एटम है, नहीं ये हीलियम के मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक ही बात है। दूसरा, ये नॉन पोलर होते हैं,
नॉन पोलर, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी न्यूक्लियस के गिर्द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब होता क्या है, ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। अब ये जो एक हीलियम का मॉलिक्यूल है ना, इसमें जो अब दो तरह की गुफ्तगू होती है, जरा गौर से सुनना, दोनों अगर पल्ले पड़ जाए आपके। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये आपके पास हीलियम का एटम है, ये न्यूक्लियस है, बाहर दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एक ग्रुप जो है ना, जो रिसर्च करते हैं लोग, उनका एक ग्रुप कहता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बाज दफा इन इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इलेक्ट्रॉन एक साइड पर ज्यादा डिस्प्लेस हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक साइड पर ज्यादा डिस्प्लेस होंगे ना, तो जिधर वो डिस्प्लेस होंगे उधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव। इस तरह ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। एक तो ये बात रखी, इस नॉन पोलर का इसमें कन्वर्ट होना, इसको कई नाम देते हैं। हम इसे डिस्पर्शन भी कहते हैं, डिस्पर्शन। हम इसे यहां से यहां डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, डिस्पर्शन कह लें, डिस्टॉर्शन कह लें, जो मर्जी। अच्छा, एक और भी जो लोग रिसर्च करते हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। होता यह है कि ये आपके पास हीलियम का मॉलिक्यूल है, इसके पास से एक और हीलियम का मॉलिक्यूल तेजी से गुजरता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो पास से गुजरा था, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करता है। जब वो रिपेल करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ चला जाएगा और ये न्यूक्लियस इस तरफ आ जाएगा। बहरहाल ये जो मेरे पास बना ना, हम इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये इसके अंदर एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया। जैसे ये HCl का वाली ये जो परमानेंट था ना, अब इसको यहां पे रख दो। अब इसके पास से एक और हीलियम का नॉन पोलर मॉलिक्यूल गुजरेगा, जैसे मैंने ऊपर गुफ्तगू की है। अब इसका नेगेटिव एंड उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेगा या इसका पॉजिटिव एंड उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। और यूं जैसे ये नॉन पोलर बन गया ना, इस तरह हीलियम का दूसरा मॉलिक्यूल वो भी जो नॉन पोलर था वो भी पोलर बन गया। पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गए, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये जो बनाना, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी इंड्यूस्ड डाइपोल वो होगा जो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर को कन्वर्ट करेगा। अब इस इंस्टेंटेनियस और इस इंड्यूस, इन दोनों के दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ना, हम इन्हें कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। हम इन्हें शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहते हैं। वजह ये कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम वक्त के लिए ऑपरेट करती है। कितने वक्त के लिए? बाज लोग कहते हैं ये 10⁻⁻12 सेकंड के लिए अप्रोच। क्या मतलब इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है ना, ये बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं, बहुत तेजी से। जब ये गैस का मॉलिक्यूल ऐसे हुआ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, उसने एक और को इंड्यूस्ड डाइपोल कर दिया, इनके दरमियान अट्रैक्शन हुई। अब ये रुक तो नहीं ना जाएंगे, ये तो फौरन आगे गुजर जाएंगे। जो ही ये आगे जाएंगे, ये दोबारा नॉन पोलर, ये दोबारा नॉन पोलर, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस खत्म। कितनी देर के लिए ये रहती हैं? 10⁻⁻। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड डिस्पर्शन, तो मैंने आपको बता दिया। व्हाई दे आर कॉल्ड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, व्हाई दे आर कॉल्ड लंडन फोर्सेस। लंडन एक साइंटिस्ट था, जर्मन फिजिसिस्ट, नाम उसका फ्रिट्ज लंडन। उसने सबसे पहले ना 1930 में इनको इंट्रोड्यूस करवाया उसके नाम पे। ये एक बात आ गई, 2-3 पॉइंट समझाना चाहता हूं, बड़े काम के पॉइंट। पहली बात, these forces are present in all types of molecules, whether polar or non-polar, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो। पहली तो बात है, हर मॉलिक्यूल में लंडन फोर्सेस तो पाई जाएंगी ना, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर, बट they are significant in non-polar molecules। अच्छा, इसका माने क्या है? ये जो मैंने आपको बात बताई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास अभी हम लिखा था ना HCl में डाइपोल फोर्सेस भी हैं, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं। ये पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल वाटर की बात कर लो। मैं कहूं अगर वाटर में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, वाटर में डाइपोल फोर्सेस भी हैं, वाटर में लंडन डिस्पर्शन तो हर एक में आनी है ना। वाटर में 3 किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती है। आप ना
मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, मैं क्लोरीन की बात करता हूं, मैं अभी ये जो हम नोबल गैसेस हीलियम नियॉन की बात करता हूं, मैं CH4 की बात, ये सब मैं ये जो सारे मैंने लिखे हैं, ऑल दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनमें सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है, और वो कौन सी? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इसका मतलब है इनकी तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज का दारोमदार, डिपेंडेंस वो सिर्फ एक पर है, और वो क्या है? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। यानी ये एक ही इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पर इक्तफा करती हैं, डिपेंड करती हैं। लिहाजा इनमें जो सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो लंडन। इनमें अब इन तीनों में कौन सिग्निफिकेंट है? इन तीनों में वो सिग्निफिकेंट है जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और इन तीनों में जो मोस्ट इफेक्टिव है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसमें सिर्फ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हर एक और भी बात, एक और चीज जो आपने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में जिन में, बेटा जी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किन फैक्टर पर डिपेंड करती? फैक्टर्स। मैं वो फैक्टर्स की बात करता हूं। दो मैं फैक्टर्स का खास तौर पर जिक्र करूंगा। फैक्टर्स एक है नंबर वन बुक में तो लिखा हुआ ना, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। मैं इसको नहीं, ये मैं कोई एफएससी तो नहीं ना पढ़ा रहा, मैं तो आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा। और वो क्या बेटा जी? साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये याद रखना है, ये बार बार मुझे कहना पड़ता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपको आना चाहिए। जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाता है, उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा और उतनी लंडन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। एक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। हम बड़ा क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है ना, LDF, दे आर जनरली वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। आपने ना अब तक ज़हन में रखा हुआ है कि लंडन फोर्सेस आर वीकेस्ट, मैं वीकेस्ट कर देता हूं। आपने अब तक ज़हन में क्या रखा हुआ है कि लंडन फोर्सेस आर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीकेस्ट मैंने एक साथ और भी लफ्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया, और वो क्या? जनरली। मैंने कहा ये जनरली वीकेस्ट है। क्या मतलब? कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें लंडन फोर्सेस बाकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग हो जाती। इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो 0 से 100 किलो जॉल पर मोल की रेंज में है। इतनी मोस्टली इनकी स्ट्रेंथ ना 0 से लेकर 2 या 3 किलो जॉल पर मोस्टली इतनी है। लेकिन बाज केसेस में ये 100 तक भी बढ़ जाती है। किन केसेस में ये 100 तक बढ़ जाती है? और जब ये 100 तक बढ़ जाती है तो ये तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो 12 से 40 किलो जॉल पर मोल तक है ना, ये तो उससे भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो किस केस में? वो उन केसेस में व्हेन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज लार्ज इनफ, बहुत बड़ा होता है। जैसे आप अल्केन में देखते जाते हैं, अल्केन में जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे मोलेकुलर साइज भी बढ़ता है। और एक वक्त आता है अल्केन मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन एटम इतने ज्यादा होते हैं कि वो मॉलिक्यूल का साइज इतना बढ़ जाता है कि उसमें लंडन फोर्सेस, अल्केन नॉन पोलर होते हैं ना, उसमें सिर्फ लंडन फोर्सेस है कि उनमें लंडन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इस रेंज में भी बढ़ जाती है। जनरली 95% केसेस तक जो लंडन फोर्सेस है दे आर वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अच्छा, एक तो ये बात मैंने साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात की। अब इसमें एक पॉइंट आपने ज़हन में रखना, एक पॉइंट मैं हैलोजेंस का जिक्र करता हूं आपके सामने। हैलोजेंस बेटा जी, हैलोजेंस को हम 7th A ग्रुप कहते हैं, 7th A ग्रुप। और हैलोजेंस भला क्या है? हैलोजेंस है F2 Cl2 Br2 एंड I2, ये हैलोजेंस। अब अगर आप इन चारों को देखो ना, मैं 2 इसकी प्रॉपर्टीज आपके सामने लाता हूं। पहली प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट। ये जो पहले 2 है ना, ये गैसेस हैं, और ये जो ब्रोमीन है ये लिक्विड है, जो आयोडीन है ये सॉलिड है। ये मैं रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं। ये जो है ना, ये पेल येलो गैस है, पेल येलो गैस। ये जो है ना, ये येलोविश ग्रीन गैस है, येलोविश ग्रीन। ये जो Br2 है ये लिक्विड है,
ये ब्राउनिश रेडिश ब्राउन लिक्विड है और ये ग्रेश ब्लैक मेटेलिक कलर की आयोडीन है सॉलिड स्टेट में, आप इनको जानते हैं। अच्छा एक और भी बात, वो मैं बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र करता हूं। बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट मैं सिर्फ 2 का लिखूंगा, -188.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट ये +184.4 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले ना आपने इन बातों को देखो, मैंने हैलोजेंस ली F2Cl2। हैलोजेंस के बारे में 2 बातें, एक हैलोजन जो है ये डाई अटोमिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है। क्या मतलब डाई अटोमिक? इनका जो मॉलिक्यूल है वो 2 एटम्स पर मुश्तमिल है। F2 क्या है? 2 एटम्स। Cl2 ये एक मॉलिक्यूल है 2 क्लोरीन एटम पर। अच्छा एक तो डाई अटोमिक है, दूसरा इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर हैं। याद रखना जब भी लफ्ज नॉन पोलर आए ना, अब फौरन कहो कि इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती। तो इसका मतलब अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, ये देखो ये +184 है, ये -188 है, ये बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है, ये उसके मुकाबले में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अच्छा इसका मतलब हुआ कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, एक तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है और दूसरा इनकी फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। और ये आप जानते हैं कि जब आप इनमें मूव करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो रही है। मुख्तसरन जब आप ऊपर से नीचे आते हैं इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जाती है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल स्टेट गैस से सॉलिड जाती है और इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अब सवाल मेरा क्या पैदा हुआ कि ऊपर से नीचे आते हुए इनमें लंडन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती क्यों है? वो मैंने ऊपर कह दिया। फ्लोरीन इस मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का साइज कदरे बड़ा है, ब्रोमीन और बड़ा है, आयोडीन का मोलेकुलर साइज और बड़ा है। तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है, जिससे पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी और यूं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाएगी। यही जो मैंने बात की है ना, बिल्कुल ऐसा ही आप बात कर सकते हैं नोबल गैसेस की। ये हैं नोबल गैसेस, मैंने आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। नोबल गैसेस में भी आप हीलियम से रेडॉन की तरफ जब जाते हैं ना, तो इनका भी साइज बढ़ता है। ये भी नॉन पोलर है, इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। साइज बढ़ने की वजह से इनमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है और यूं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो इनमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का और सबसे ज्यादा किसका है? रेडॉन का। जैसे आपने ये नंबर 1 पढ़ा है ना, इस तरह एक और भी पॉइंट है नंबर 2 को मैं कहूंगा एटॉमिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल में एटम। बेटा जी मैं अल्केन्स का जिक्र करता हूं। अल्केन्स मेरे पास क्या है? CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन एंड सो ऑन। अब अल्केन के बारे में बात याद रखनी है कि अल्केन जो है दीज आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं उसमें क्या पाई जाती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और इनको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनकी फिजिकल स्टेट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस का होना, वो लंडन फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर है। अब हम कहेंगे जितनी एटॉमिसिटी ज्यादा है, जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, जितनी एटॉमिसिटी ज्यादा होगी उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। जितने कार्बन एटम की तादाद बढ़ती है ना, उतनी कार्बन चेन की लेंथ बड़ी हो जाती है, और जितनी कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी ना, उतने 2 मॉलिक्यूल के दरमियान साइट ऑफ इंटरेक्शन बढ़ते हैं, और जितनी ज्यादा जगहों से मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, साफ जाहिर है उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा और उतना वो गैस से लिक्विड और फिर सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएगी। बेटा जी ऑल दिस इज अबाउट द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आगाज करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में, अल्लाह ताला आपके अमल में बरकत अता फरमाए। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। मैं इल्म की इस रोशनी को फैला रहा हूँ, आप मेरे हम नवा बने।
आप मेरे साथी बने और हम इसको आगे लोगों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।